रियल एस्टेट में आना इतना आसान था क्या? क्योंकि सर बहुत ही अनप्रोफेशनल काम है and it is done by unprofessional people. ये लोग डिसिप्लिन लोगों का काम ये नहीं है. From a very organized industry with a Japanese culture, I switched to real estate which was totally unprofessional. कोई systems नहीं थे real estate में उस time में, because उस time real estate was very new and the switch was very difficult for me. What is Mansa is all about? जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर मलिक, नरेश मलिक जी, उन्होंने स्टार्ट किया था अपना प्रोफेशन एज अ प्रॉपर्टी डीलर. 1990s was a very difficult time for real estate. Global recession था 92, 93 में. It was very difficult to work in. What made you guys to think कि सोनीपत में प्रोजेक्ट लाया जाए? Infrastructure कुछ नहीं था गुड़गांव में. क्यों सोनीपत के बारे में इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है कि क्यों कूलियर्स की रिपोर्ट्स आ रही है कि यार सोनीपत इज वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सोनीपत अकेला एक ऐसा सिटी है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जिसके साथ 7 नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं. ये जो मनसा हेरिटेज है सर, ये क्या प्रोडक्ट है ओवरऑल? क्या इन every project of ours we are trying to provide a beautiful club and साथ में sports facilities and tight security. कि 1.25 करोड़ रुपए में हम अगर फ्लोर पे एंटर करेंगे तो क्या वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता है? This is just a beginning. अभी प्लॉट के रेट बढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है फ्लोर्स के रेट यही रहेंगे? फॉर्चुनेटली फ्लोर्स के रेट भी बढ़ेंगे. नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में. पॉडकास्ट के सीरीज़ में जैसा आपको पता है कि हम इंडस्ट्री के पायनियर्स को इनवाइट करते हैं और जानते हैं उनके पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में. तो आज ऐसे ही इंडस्ट्री के 2 पायनियर्स हमारे साथ हैं. तो स्वागत करते हैं हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट आशीष जैन सर का. आशीष जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में. और बेसिकली सर, मैं खुद भी आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ. मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, फ़ौजी का हस्बैंड हूँ, फ़ौजी का भाई हूँ. एंड आई वुड लव टू वर्क विद डेवलपर्स पीपल जहाँ पे कमिटमेंट को ऑनर किया जाता है. तो ये हमारे डीएनए में है. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर. थैंक यू. और हमारे दूसरे ये सीईओ हैं मनसा ग्रुप के. एंड हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, अ फैबुलस मैन, ऑलवेज स्माइलिंग. और आज जो कुछ भी तरक्की चीज़ें हो रही है इस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली सोनीपत इंडस्ट्री में, सो ही हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दैट. सो तुषार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे पॉडकास्ट के सीरीज़ में. तो जब तुषार सर यहाँ पे आए थे, अपना प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो 70,000 में भी बेचना बहुत मुश्किल होता था. आज हम 1.5 लाख के चीज़ों को हम बेच रहे हैं, बड़े आसानी से बेच रहे हैं. सो इट वाज हिज कन्विक्शन विच हैज़ ड्राइव अस टू डू दिस. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें सर. नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ तुषार शर्मा. मैं यहाँ पे सेल्स हेड करता हूँ मंशा ग्रुप में. और सर जो हैं हमारे मिस्टर आशीष जैन, उनकी छत्र छाया में रह के हमने सब कुछ सीखा है. और आई एम थैंकफुल टू हिम, जो उनकी गाइडेंस हम लोगों को मिली है, जो हम यहाँ तक आए हैं. जैसा भी राजेश जी ने बताया कि हमारे रेट्स अब पहले क्या थे और अब क्या हैं, वो सब इन्हीं की गाइडेंस में हो रहा है. प्लस राजेश जी का साथ, उनकी टीम का साथ, जिन्होंने हमारी इतना सपोर्ट किया, और हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम अपने शर्तों पे माल बेच पा रहे हैं. ग्रेट सर, ग्रेट. सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं दर्शकों को कि एक फ़ौजी आदमी, हाउ इट हैज़ बीन द जर्नी, कि फ़ौजी आदमी यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे? आई एम बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर. आज ईट गाड़ी की इंडस्ट्री में खेल रहा हूँ. जर्नी हैज़ बीन वेरी फैंटास्टिक. I started with Indian Air Force as my first career, and वहाँ से I was in the technical line. वहाँ से शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर होने के बाद 1994 में I started with telecom. उस टाइम इंडिया में पेजर्स लॉन्च हुए थे, so we were the pioneers. Late 90s, early 90s, early. मैं 94-95 की बात कर रहा हूँ. When the pagers were launched, so we launched pagers in India, but unfortunately paging industry did not survive because it happened that pagers and mobile phones were launched in India at the same time, and mobile phones industry, pagers industry को 2 साल के अंदर ही खा गई. So pagers died down by 1996 and mobile phones took over. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी with Bharti Telecom and Casio of Japan. So they had a joint venture for launching paging industry in India.
पेजेस ख़त्म होने के बाद then I moved to Casio, and we launched their consumer durable projects in India. You would be aware that Casio, being a Japanese brand, was not officially available in India. Only all the sales were happening through grey market. So we set up the company with the principal company in Japan for marketing of all their consumer durable projects through regular channel. Okay. So that went on, and then one fine day I switched over to real estate industry in 2005, and since then I'm with real estate. सो रियल एस्टेट में आना इतना आसान था क्या? क्योंकि सर जब मैं आ रहा था तो आई हैव आल्सो डन माय इंजीनियरिंग, आई सर्व्ड सत्यम कंप्यूटर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एंड उसके बाद एमबीए करके मैं बैंक में आया. सो व्हेन वन फाइन डे आई वेंट टू माय फादर एंड सेड कि पापा अब ना मैं रियल एस्टेट ज्वाइन करने वाला हूँ, कि मुझे पता लग गया टाई टू पहन के हम लोग बैंक में दूसरों का पैसा संभाल रहे हैं, पैसा तो कोई और कमा रहा है. तो अब मेरे को समझ में आ गया. तो उनको ऐसा लगा कि यार ये बहुत ही अनप्रोफेशनल काम है, और इट इज़ डन बाय अनप्रोफेशनल पीपल. ये लोग डिसिप्लिन लोगों का काम ये नहीं है. आपके लिए क्या इस इंडस्ट्री में आना आसान रहा? बिकॉज मेरे को तो परमिशन नहीं मिल रहा था. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. फ्रॉम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री with a Japanese culture, I switched to real estate, which was totally unprofessional. कोई systems नहीं थे real estate में उस time में, because उस time real estate was very new, and the switch was very difficult for me. And after 6 months, I regretted why did I change in industry. So that was the scenario. But quickly, I regrouped myself, and I'm doing fine today. थैंक यू. तुषार सर, आपका थोड़ा प्रोफेशनल करियर मुझे बताइए कैसा रहा है, हाउ हैज़ बीन द जर्नी, और कैसे मनसा का के तरफ आना हुआ? शुरू से आप रियल एस्टेट में ही हो? स्टार्टिंग से मैं रियल एस्टेट में हूँ. इनफैक्ट आई वाज इन द पायलट बैच ऑफ 99 एकर्स. आप पूरा नाम आपका तुषार शर्मा. शर्मा, तुषार गुप्ता नहीं, नहीं करेक्ट? नहीं तो तुषार फिर तुषार मतलब ये तो आपको शुरू से कैसे पता चला कि आप गुप्ता भी नहीं है? आई एम सॉरी जो लोग भी हैं, मतलब मुझे पता है कि बनियों की समझ बहुत स्ट्रांग होती है, तो शुरू से उनको पता होता है कि इस इंडस्ट्री में पैसा है. तो आपको कब पता लगा कि यार आपको ये रियल एस्टेट मेरे इंडस्ट्री का बहुत से फ्रेंड्स गुप्ता थे. और बॉर्न बॉर्डर पर दिल्ली, पर ठीक वैसे है. हम लोग पंजाब से हैं. ओके, तो बिजनेस माइंडेड लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, ठीक है. तो उनका साथ रहा है शुरू से. हम्म. और जैसे मैंने आपको बताया वाज इन द पायलट बैच ऑफ 99 एकर्स, जब वो लॉन्च हुआ था तो मैं उसके पहले बैच में था. तो वहीं से सारा रियल एस्टेट स्टार्ट हो गया. और बेस्ट पार्ट ये रहा कि उस टाइम मेरे को अपनी टेरिटरी मिल गई. आई वाज टेकिंग केयर ऑफ चंडीगढ़ और लुधियाना मार्केट. तो वो एक उस टाइम पे, जैसा सर ने बताया, रियल एस्टेट की बिल्कुल स्टार्टिंग थी उस टाइम पे. वो 2005 और 6 का जो फेज था, रियल एस्टेट बूम कर रहा था. और बेसिकली वो वाली मार्केट चंडीगढ़ और लुधियाना वाली. ट्रू. तो उसका बेनिफिट ये मिला कि उस टाइम एज छोटी थी, मुझे वो काम करना है जिसमें मैं घूम फिर पाऊँ, एक जगह बैठ के नहीं करना था. तो ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी थी. तो वो करते करते जोग्राफिकल लोकेशन समझते हुए, और जब आप एक बारी बाज़ार में जाते हो, को पता लग जाता कहाँ पे ग्रोथ है कहाँ पे नहीं है, तो मन मर्जी का काम मिल गया, और तब से ये लाइन चली जा रही है. चलो ग्रेट. सर, जो लोग थोड़ा सा अभी अनअवेयर हैं इस ब्रांड के बारे में, हालांकि ये जो ब्रांड है किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, जिस बेहतरीन तरीके से आप काम कर रहे हो और अपने चीज़ों को आप लोग स्टैब्लिश कर रहे हो, लेकिन अभी भी जो लोग हैं जिनको इस ब्रांड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, डिलीवरीज के बारे में, कितना पुराना है, क्या इनके इथॉस हैं, क्या मोरल वैल्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा बता सकते हैं ब्रांड के बारे में, व्हाट इज़ मनसा इज़ ऑल अबाउट, मनसा ग्रुप इज़ ऑल अबाउट? अगर हम मंशा के बारे में बात करते हैं तो अभी हमें 20 साल होने वाले हैं कंपनी को फॉर्म हुए हुए. जो हमारे चेयरमैन थे हैं मिस्टर मलिक, नरेश मलिक जी, उन्होंने स्टार्ट किया था अपना प्रोफेशन एज अ प्रॉपर्टी डीलर ओके. 1988 में. बहुत पहले हैं वो रोहतक से हैं, पर उन्होंने काम शुरू किया था फरीदाबाद जाके. ओके. और बाय प्रोफेशन वो सिविल इंजीनियर हैं. तो उन्होंने एज अ प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा सा वो काम शुरू किया. जैसे जैसे तरक्की होती है, हर आदमी आगे बढ़ने को सोचता है, तो उन्हें फिर उस लाइन से थोड़ा सा हट के बिल्डिंग उसमें आ गए, कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए, विलास बनाने शुरू किए, कोठी बनानी शुरू करी फरीदाबाद में उस टाइम पे. वो चल पड़ा. फिर उसके बाद अर्ली 2000 में उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लेके आए मंशा. 90s was a very difficult time for real estate. ट्रू. Global recession था 92-93 में.
It was very difficult to work in. हम तो जो अर्ली 90s को जानते हैं वो मनमोहन सिंह की वजह से जानते हैं कि इतना पैनिक सिचुएशन देश में था कि गोल्ड रिजर्व्स ये सारी चीजें और पूरा इंडस्ट्री ही सफर कर रहा था ओवरऑल सो उस ड्यूरेशन में आप ये कह रहे हो कि सर ये कंस्ट्रक्शन लाइन में सर आए कंस्ट्रक्शन लाइन सर में आए जी, थे और जी। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन लाइन में पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो विलास वाला था हमारा पलवल में Farm houses. हाउसेस थे ओके और उस टाइम पे कल्चर नहीं था बिल्डर फ्लोर्स का, ठीक है तो उनकी थोड़ा सोच अलग थी, तो उन्होंने वो बिल्डर फ्लोर्स के साथ साथ में काम शुरू करना है। Mansha Greens was the first project. 2006 की बात है ठीक है जब उन्होंने स्टार्ट किया था मंशा बिल्डकॉन कंपनी के अंडर में, तो पलवल में स्टार्ट किया था ठीक है और अराउंड 30 एकर्स लैंड के ऊपर फार्म हाउसेस डेवलप करके कम्प्लीटली डेवलप करके बेचे थे। So that was the start of the company. सो इट हैज बीन 20 इयर्स जर्नी 20 साल का जर्नी कितने प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए होंगे टिल नाउ मंशा हमारे इन टोटल 14 प्रोजेक्ट्स हैं, आउट ऑफ विच 12 आर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स। 12 are delivered so you are purely into plotted development or commercials also No, कमर्शियल भी है, हमारा एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है वेगा स्ट्रीट के नाम से ओके इन सेक्टर 82 फरीदाबाद। नहर पार नहर पर ओके ओके और रेसिडेंशियल में है फ्लैट्स में भी है फ्लैट्स के भी प्रोजेक्ट्स हैं We are start getting into flats, you are getting into the flats affordable housing. affordable housing territory would be same Faridabad We have 2 projects already lined up in affordable housing. ओके सो बेसिकली 20 सालों का जर्नी रहा है आप लोग हर सेक्टर में ही हैं कमर्शियल में भी हैं अफोर्डेबल में आप लोग आ रहे हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट में आ रहे हैं सर व्हाट मेड यू टू चूज सोनीपत बिकॉज सोनीपत को ना लोग अभी तक आज से 2-3 साल पहले जब तक तुषार सर यहाँ नहीं आए थे तो सोनीपत को तो लोग टीयर 2 सिटी मानते भी नहीं थे बोले टीयर 3 सिटी है बोले यार इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे दिल्ली मेट्रो DMRC भी ये कहती है श्रीनिवासन जी कहते थे कि यार यहाँ पे मेट्रो की रिक्वायरमेंट ही नहीं मेट्रो भेज के भी क्या करोगे कंप्यूटर से नहीं है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो व्हाट मेड यू गाइस टू थिंक कि सोनीपत में प्रोजेक्ट लाया जाए You have to be visionary for that. अरे राइट See, Sonipat always had the potential, being the neighboring town of Delhi. अगर आप दिल्ली के चारों तरफ देखिए 3 साइड हरियाणा है ठीक है और मेजर डेवलपमेंट साउथ दिल्ली में हुआ which was गुड़गांव. गुड़गांव was not a planned city. ट्रू 2001-2002 में गुड़गांव का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ and it was very unorganized just because 1 or 2 corporate companies went to गुड़गांव. उसके पीछे जब कॉर्पोरेट्स जाने लगे तो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था गुड़गांव में, लेकिन होड़ लग गई सबको गुड़गांव जाने की, तो वहाँ इंडस्ट्री आ गई तो रेजिडेंशियल आ गया तो कमर्शियल आ गया, वो गुड़गांव डेवलप हो गया. फरीदाबाद वॉज एन ओल्डर टाउन एज कम्पेयर टू गुड़गांव, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, दो इट वॉज एन इंडस्ट्रियल टाउन, लेकिन फरीदाबाद में कभी ग्रोथ नहीं आई बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री. गुड़गांव वॉज अ मच लेटर डेवलपमेंट एंड मच फास्टर डेवलपमेंट. लेकिन उसकी दूसरी साइड देखें नॉर्थ दिल्ली के पास सोनीपत कुंडली इज द नेक्स्ट टाउन. यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, दो दिस इज द स्पाइन फॉर गोइंग टू नॉर्थ इंडिया. आप दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे इज द स्पाइन फॉर ऑल द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, और सारा ट्रैफिक यहाँ से निकलता था, लेकिन कभी किसी की नज़र ही नहीं पड़ी इस एरिया में. ना कभी यहाँ इंडस्ट्री आई, ना कभी यहाँ हाउसिंग डेवलपमेंट, बिकॉज रिक्वायरमेंट ही नहीं आई कभी. और इफ़ यू सी फ्रॉम मुकरबा चौक टू दिल्ली के बॉर्डर तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई. तो देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन कैनॉट प्लेस के बाद आप देखो तो कोई वर्चुअली कोई डेवलपमेंट थी ही नहीं सोनीपत तक. सो ये नॉर्थ दिल्ली वाले थोड़ा सा डिप्राइव फील करते हैं कि साउथ दिल्ली वाले तो चले गए वो गुड़गांव की तरफ, एक्सट्रीम साउथ वाले उस तरफ के जो हैं वो फरीदाबाद की तरफ, ईस्ट दिल्ली वाले भी बड़े लकी हैं कि वो नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गए जिनको ग्रुप हाउसिंग चाहिए था. नॉर्थ दिल्ली वाले, मैं खुद नॉर्थ दिल्ली वाला हूँ सर, रोहिणी वाला बंदा हूँ मैं, तो रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग ये जो है ऐसा फील करते थे कि यार अंदर इतना, क्योंकि दिल्ली कंजस्टेड हो गया, कई बार आपको शालीमार बाग से अशोक विहार जाने में 1 घंटा लग जाता है, और ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होने के बावजूद यहाँ पे कुछ था नहीं तो लोग शायद आ नहीं पा रहे थे. तो यू टोल्ड वन थिंग कि यू हैव टू बी विजनरी, तो
तो ये आपने सोचा। तुषार सर, आपको ऐसा प्रोजेक्ट लाने के बाद यहाँ भेजा गया था, या यू आर पार्ट ऑफ दैट एग्जीक्यूशन टीम कि नहीं यार सोनीपत में हमें लाना चाहिए कि सोनीपत का फ्यूचर मैं देख सकता हूँ? बिकॉज आप बड़े कन्विक्शन के साथ कहते थे कि ये रेट आ जाएगा। सी वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स विद अदर डेवलपर्स, गोदरेज, एल्डेको, सबके, लेकिन वो जो रेट का कन्विक्शन आपके यहाँ से निकलता है ना, वो कहीं से नहीं निकलता है। मैं एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं था। आई केम इनटू द पिक्चर वन दिस प्रोजेक्ट वाज ऑलरेडी 50% सोल्ड एट दैट टाइम। अच्छा। तो पर जब मैं यहाँ पे आया हम्म। तो मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है काम करने का। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे काम नहीं करता जब तक आप 50 किलोमीटर के रेडियस से पूरा सर्वे नहीं करते हो, पूरी पेरिफेरी को देखते हो। पेरीफेरी नहीं करते हो, और आपको पता नहीं लगता कि आने वाला क्या है ठीक है। और हमें किस लेवल पे उस प्रोजेक्ट को ले जाना है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कंपटीशन एनालिसिस करना पड़ता है। आपको याद होगा जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा था सर रेट बहुत ज़्यादा है आपका, यही बात हुई थी हमारी। और मैंने आपसे क्या कहा था, सर चिंता मत करो, अभी भी फ़ायदे में रहोगे, और वो आज हो रहा है। आपने एक और चीज कहा था कि ये रेट वो नहीं कि वो निर्मा सुपर का दाग ढूंढते रह जाओगे वो रेट आपको दोबारा कभी मिलेंगे, और एक्चुअली ऐसा हुआ। Absolutely. एक्चुअली ऐसा हुआ इस रेट को लेके। सर डाउन द लाइन 5 साल सोनीपत मार्केट, ओवरऑल मार्केट को कैसे देखते हो आप? नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट ओनली, बाकी सब चीजें जो इतने क्या क्या बदलाव आ रहा है, क्यों सोनीपत के बारे में इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है, कि क्यों कूलियर्स की रिपोर्ट्स आ रही है कि यार सोनीपत इज वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है ऐसी चीजें? अभी हम लोग बात कर रहे थे गुड़गांव के बारे में, फिर हमने बात करी फरीदाबाद के बारे में, और आपने खुद बोला कि आप रोहिणी वाले हो, आपके पास कुछ भी नहीं है सर। जो अभी सर ने बताया, मुकरबर चौक से आप स्टार्ट हो जाओ, आप मूर्थल तक चले जाओ, आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलता। सोनीपत अकेला एक ऐसा सिटी है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जिसके साथ 7 नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं। 7 नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज, ये नई जानकारी है मेरे लिए सर। देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून, करेक्ट। 334B, हाँ 333। 352A, NH44, KGP, KMP, UER, वाह। और दिल्ली कटरा, ये 8वां। अगर हम करेक्शन वाइज देखें जो खरगोदा से पास हो रहा है, तो ये 8 हाईवेज है, 7 भी नहीं है। आप, मैं ईस्ट दिल्ली से आता हूँ सर, पहले शाम को 6:30 बजे मैं अपना मैप देखता था कितना टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे बैठा रहता था। मैंने यहाँ से निकलते 8:30-9 बजे था कि मेरे को जाम नहीं मिलेगा। मेरा घर यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे है और मैं 50 मिनट में यहाँ पे आया था। मेरे पास ऑफर्स थे यहाँ पे आने से पहले गुड़गांव जॉब करने के, जो मैंने ठुकराए थे कि मुझे जाम में नहीं फंसना, क्योंकि मैं इससे पहले चंडीगढ़ में था। ओके। तो एक आराम वाली जो लाइफ थी ना, उसका वो हो गया था कि ट्रैफिक में नहीं फंसना, इधर नहीं भागना, उधर नहीं भागना। घर, और कहावत है कि घर के जितना पास हो ऑफिस उतनी लाइफ अच्छी हो जाती है। ऑल्दो ये पास में नहीं है, पर वैसा ही है, दूर भी नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो चुकी सो लुकिंग एट, आपने कहा कि आपका घर 60 किलोमीटर है और आप पहुंचते हो 50 मिनट में। है। 50 मिनट मैं अपना भी दर्द आपको बयां करता हूँ, मैं रोहिणी में रहता हूँ, ठीक है, और मेरा ऑफिस है नेताजी सुभाष प्लेस, हेड ऑफिस पीतमपुरा, और वहाँ से मेरा घर मात्र 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं पहुँचता हूँ मात्र 1.5 घंटे में। सो ये पूरे दिल्ली वालों की स्टोरी है ये, ठीक है। I come from Gurgaon, ओके, 80 kilometers. I take 1 hour 15 minutes. दैट UER2 ना सर, UER2 हैज मेड आवर लाइफ वेरी वेरी इजी। सर अब तो मैं सोनीपत ज़्यादा जल्दी पहुँच जाता हूँ। मैं आई प्रेफर टू कम सोनीपत मोस्ट ऑफनली, बिकॉज यहाँ पे आना बहुत आसान हो गया है रोहिणी वालों के लिए, पीतमपुर वालों के लिए। UER2 पकड़ो, आप आ जाओ, अंदर अंदर चीज़ें इतनी कंजेस्टेड हो गई, दैट्स व्हाई द दिल्ली वांट टू डीकंजेस्ट देमसेल्फ, और आसपास के एरिया में वो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। बट लुकिंग एट कि जितने भी HNI लोग होंगे वो अगर यहाँ पे आएंगे, तो क्या सोशल इंफ्रा इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है सर? अजय सर। There is no option left. ओके, गुड़गांव सैचुरेट होता है, ट्रू। मानेसर तक चला गया, धारुएड़ तक ऑलमोस्ट टच कर गया, इधर फरीदाबाद भी पलवल क्रॉस कर गया। बीच में आपको डिफरेंस लगता ही नहीं है कि कब फरीदाबाद का तब शुरू, कब बल्लभगढ़ आया, कब पलवल आ गया। इधर आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और अब जेवर तक चला गया। वेर इज स्कोप फॉर डेवलपमेंट? इट इज़ नॉर्थ साइड नाउ। अब सोनीपत की बारी आई है, और सोनीपत से लेके मैं समझता हूँ दिल्ली के बॉर्डर से लेके करनाल तक, आपका सोनीपत, कुंडली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये पूरी डेवलपमेंट होनी है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ओके, दूसरी अच्छी चीज़ हो रही है, द हाईवे इज एक्सपेंडिंग। आपका ऑलमोस्ट 8 लेन एक्सप्रेसवे बन गया है। रैपिड रेल इज कमिंग, विच रैपिड रेल फ्रॉम मेरठ, जो सरायकाले खाटू मेरठ जाता है, वही सरायकाले खाटू पानीपत तो पानी टू करनाल, टू कनाल। ओ करनाल। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इस इलाके में अपना झंडा गाड़ देना चाहिए ना? बिल्कुल। एंड मैं
ये समझता हूँ कि हमारी एंट्री बहुत सही टाइम पे हुई है सोनीपत में, कि सोनीपत की जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ आएगा, इंडस्ट्री ऑलरेडी खरखौदा आपका इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, मारुति इज ऑलरेडी स्टेप्ड इन, दिस वाज एक्चुअली एजुकेशनल एरिया, लेकिन एजुकेशन यहाँ कभी डेवलप हुई ही नहीं, तो एजुकेशन से कन्वर्ट होकर वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा है। जब इंडस्ट्री आती है तो आपका रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। लेकिन फरीदाबाद और गुड़गांव का जो डिफरेंस है वो आपको यू हैव टू वॉच दैट। फरीदाबाद वाज इंडस्ट्रियल टाउन के साथ रेजिडेंशियल आया विच इज़ लो कॉस्ट रेजिडेंशियल। गुड़गांव वाज कॉर्पोरेट, वहाँ जो रेजिडेंशियल आया विच वाज हाई एंड। सो सोनीपत को एक तरह से मिक्स माना जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री भी आ रही है, यू रिक्वायर लो कॉस्ट हाउसिंग ऑल्सो, एंड बीइंग द कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये अगर आप अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो तो एंटायर नॉर्थ दिल्ली का रेजिडेंशियल नीड विल शिफ्ट टू सोनीपत, बिकॉज अगर आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए, 10 मिनट में अगर आप दिल्ली पहुंच जाओ, सो सोनीपत से जगह अच्छी रहने के लिए कोई नहीं हो सकती। करेक्ट। एंड वन थिंग कि इट इज़ अफोर्डेबल ऑल्सो तुषार सर, कि अभी मतलब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, लिस्टेड ब्रांड है वो, और गुड़गांव में उनका ऑफिस भी है, गुड़गांव में भी उनके प्रोजेक्ट हैं, 37 में हाईवे पे ही उनके प्रोजेक्ट हैं, द्वारका एक्सप्रेस पे, एंड मेजर यूनिट्स वर सोल्ड टू गुड़गांव पीपल, क्योंकि गुड़गांव में अब कुछ 1 करोड़ से नीचे की चीज़ है नहीं, और अगर कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लुकिंग एट कि उसको कम से कम 18 से 22% का ROI साल में मिले, तो वो सोनीपत के अलावा मुझे फिलहाल कुछ नज़र आ नहीं रहा है। तो बड़े बड़े जो रियल एस्टेट पंडित थे, वो गुड़गांव के इन्वेस्टमेंट, यहाँ के इन्वेस्टमेंट, दे मिस दैट ट्रेन कि सोनीपत में करना चाहिए था। स्टिल व्हाट आई वाउच कि 16 अगस्त 2016 को जो 16 अगस्त 2025 को जो घटना हुई थी, पीएम नरेंद्र मोदी जी और हाईवे मैन ऑफ इंडिया गडकरी साहब ने यूईआर का इनॉग्रेशन किया था, उस दिन से ये रुका ही नहीं है। तो अभी भी आप लोगों को क्या लगता है कि अब वो हो चुका है, वो सैचुरेशन की तरफ हम लीड कर रहे हैं, या अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है? नहीं, आई जस्ट सेड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जस्ट द ये बिगिनिंग। सिर्फ शुरुआत है, और हम शुरुआत में ही वहाँ पे आके बैठे हैं जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि अब और क्या होगा। जो अभी आपने बात बोली कि गुड़गांव में 1 करोड़ से कम में कुछ नहीं है, बट आप थोड़ा सा अगर इसको जोग्राफिकल लोकेशन से देखें, गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस से नया शुरू हुआ, जिसको हम न्यू गुड़गांव कहते हैं, अब पीछे SPR तक जा रहा है, बट वहाँ पे एग्जिट लेना आज के टाइम पे मुश्किल हो गया, क्योंकि रेट्स वैसे शूट अप हो चुके हैं। जो आपने बताया कि लोग मिस कर गए थे, ये उनके लिए बेस्ट चांस है सोनीपत में। नोएडा बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, वो कैटेगराइज हो चुका है, एरिया बाइफिकेशन हो चुका है कि यहाँ पे इसी एरिया के लोग जाते हैं। तो मेरे लिए अगर हम सोनीपत की बात करते हैं, मंशा के लिए या सोनीपत में जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, पूरा नॉर्थ दिल्ली उनके लिए इस टाइम खुल गया, और नॉर्थ दिल्ली वालों के लिए इससे बढ़िया कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेगी। अभी आपने बताया कि आप रोहिणी से NSP जाते हो, आपको 1.5 घंटा लगता है, जबकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ से वहाँ पे पहुँचने में, नॉर्थ दिल्ली में पीतमपुरा या रोहिणी जाने में कितना टाइम लगता होगा आज के टाइम पे? 35 मिनट, 40 मुश्किल से। दिल्ली वाला मन से तैयार है कि अगर मैंने गाड़ी बाहर निकाली है और मुझे 10 किलोमीटर जाना, तो मुझे 1 घंटा चाहिए। तो वो तैयारी जो है ना, वो अब उसका तैयारी का बेनिफिट सोनीपत को मिलेगा। यही एक रीज़न है कि अब सोनीपत की मार्केट शूटअप हो रही है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब और कुछ चीज़ रह ही नहीं गई है। गुड़गांव ओवर प्राइस, ओवर हाइप, एग्जिट नहीं है। नोएडा अगेन प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। फरीदाबाद में जो भी डेवलपमेंट है, वो नहर पार चल रही है, बिल्कुल मेरे मेन फरीदाबाद में नहीं है। और आज से 5-6 साल पहले लोग कहते हैं कि अगर दिल्ली NCR में कहीं पे रहना है, जो रहने लायक जगह है, वो ग्रेटर नोएडा है। इस ग्रेटर नोएडा का और दिल्ली का जो टेम्परेचर है, 30 से 40 डिग्री का फ़र्क रहता था, हमेशा रहता था। मैं इस जगह से आता हूँ, हम लोग कई बार बाहर बैठते हैं, आपने देखा हम लॉन में बैठे होते हैं। उसका मेन रीज़न ही ये है कि हमें इससे बड़ी चीज़ कोई मिलती नहीं है। दिल्ली में बैठ सकते हो, आप दिल्ली में बैठ ही सकते हो। इतना पोल्यूशन है। आपके जैसा फेयर आदमी अगर आधा घंटा बैठेगा तो फिर वो ब्लैक हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, मैं मना कर। अच्छा तुषार सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, बहुत जानने की जिज्ञासा है कि मेरी स्कूलिंग वगैरह जो हुई है वो पुणे से हुई है। फर्स्ट जॉब के लिए मैं हैदराबाद गया था, फिर बैंगलोर। सो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है आशीष सर रियल स्टेट में, कि किसी भी शहर को ना उसके लोग नहीं बसाते हैं, माइग्रेंट बसाते हैं। गुड़गांव बिकेम गुड़गांव बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन। पुणे बिकम पुणे बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन, सिमिलरली विद द बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो
कनेक्टिविटी आपने बहुत अच्छी कर दी, लेकिन क्या उस तरह की एम्प्लॉयमेंट सोनीपत में आ रही है? माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पे आएगा क्या? और अगर आएगा तो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पे आने की प्लानिंग में है या आ चुके हैं? सर सबसे पहले सोनीपत में सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ है वो खरखौदा का हुआ, मारुति का प्लांट आईएमटी जो है, IMT हुआ, जो 10,000 एकड़ का 10,000 IMT एकड़ का है। अब हम इसको अगर दूसरे तरीके से देखते हैं तो जहाँ पे ये डेवलपमेंट होती है वहाँ बसावट नहीं होती है, रेजिडेंशियल वहाँ पे नहीं आता, रेजिडेंशियल हमेशा थोड़ा सा मैं इस तुषार एक चीज़ बीच में बोलना चाहूँगा। जब गुड़गांव बसा था, जब दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी नहीं थी, नहीं थी। आज सोनीपत डेवलप हो रहा है विद आफ्टर कनेक्टिविटी इज हैपनिंग। तो अगर यहाँ अगर सोनीपत में इंडस्ट्री नहीं भी आई, दिल्ली की इंडस्ट्री, आप रहो सोनीपत में, काम करो दिल्ली में, ठीक है, टेक्स यू 20 मिनट्स टू रीच दिल्ली, ठीक है। सो व्हाई शुड यू स्टे इन दिल्ली? इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं सोनीपत की, तो कुंडली में आज भी मोस्टली लोग वही रह रहे हैं जिनका सारा का सारा काम जो है वो चांदनी चौक वाले एरिया में। चांदनी चौक वाले बहुत सारे, मैं उनको बवाना वालों को बवाना जानता हूँ, वालों को। नरेला वालों को जानता हूँ, जो यहाँ पे शिफ्टेड है, यहाँ पे कुंडली में शिफ्ट शिफ्टेड है। यस। ओनली बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। और बवाना वाला इंडस्ट्रियल एरिया में जो बता आज के टाइम पे एक हाउस होल्ड 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो अच्छी जगह पे रहना पसंद करता है। अब लोगों ने समझ लिया है कि पैसा खर्चना है तो अपने ऊपर, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स में खर्चना है, बाकी सब चीज़ों में नहीं खर्चना। रियलाइजेशन हैज कम पोस्ट कोविड। तो अब जो मैं आपसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि आज के टाइम पे महंगा माल बेचना आसान है, सस्ता माल बेचना मुश्किल है। करेक्ट। क्योंकि अब लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, लोग समझ गए हैं। और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जेनजी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मेरे हिसाब से कोई टियर 1 सिटी नहीं है, कोई टियर 2 नहीं, कोई टियर 3 नहीं है। जितना आज के टाइम पे सोशल मीडिया चल रहा है और लोगों बच्चों को समझ लग गई है कि हम लोग, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, तो वो हर एक के घर, पहले होता कि गांव वाले कहते थे चलो ये आ गए, इतना बहुत है, इतना बना लिया, बाकी खुला एरिया कर दिया, ऐसा कर दिया। पर आज के टाइम पे चाहे वो टियर 2 सिटी हो, टियर 3 हो या टियर 1 हो, हर एक को अपना कंफर्ट देखो। तुषार सर, आप शुरू से रियल एस्टेट के सेल्स में ही हो या R&D डिपार्टमेंट में भी थे? क्योंकि आप जो चीज़ बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली अभी एक मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि मुजफ्फरनगर इज कंसिडर्ड टू बी टियर 3 सिटी। ठीक है, तो एक डेवलपर वहाँ पे 100 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके, बहुत डरते हुए वो लैंड पहले सहारा का था, फिर सहारा से एक्विजिशन करके वो लैंड लेके आए। लेकिन जितने फास्ट उस प्रोडक्ट को मैंने बिकते हुए देखा, शायद ही किसी को देखा होगा मैंने, और वहाँ पे बात वही चल रही थी कि हर जो बच्चा आ रहा था ना, पेरेंट्स कह रहा था ये बच्चा मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे स्विमिंग पूल क्लब वाले में चाहिए। तो हर सिटी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। सोशल मीडिया इतना एनहांस हो गया है कि वो बच्चे कहते हैं कि हम अच्छे जगह पे जाना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल राइटली सेड कि नाउ देयर इज नथिंग टियर 2, नथिंग टियर 1, नथिंग टियर 3। लेकिन पर्टिकुलरली इफ वी कंपेयर सर, कि अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो मुंबई इज बीइंग द हॉटस्पॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिल्ली वाज बेंगलुरु। सो इन शहरों में जो कंपैरेटिवली उतने डेवलप नहीं है, कितना मुनाफा रहेगा? जो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल मैं 100% उससे सहमत हूँ कि एंड यूजर के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्थ वालों को यहाँ पे आना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, बाहर बैठना चाहिए। सी, इफ आई एम एन इन्वेस्टर और मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो हाउ सेफ दिस सिटी इज और क्या रिटर्न्स वगैरह वो एक्सपेक्ट कर सकते मैंने हैं? जैसे आपको बताया, गुड़गांव इज मूविंग टुवर्ड्स सैचुरेशन। एक लिमिट होती है रेट बढ़ने की। True. जब रेट पीक पे आ जाता है तो आदमी थोड़ा और आगे चला जाता है। कितना आगे तक जाएगा? आप धारूहेड़ा तक पहुंच गए, अब धारूहेड़ा से दिल्ली कम्यूट करना आसान नहीं है, दैट रोड इज़ ऑल्सो गेटिंग चोक्ड। लेकिन सोनीपत और दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी इस टाइम बहुत अच्छी है, रैपिड रेल आने के बाद और अच्छी हो जाएगी, और डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। सो पीपल हैव ऑलरेडी सीन दैट बेनिफिट ऑफ सोनीपत एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। मैं ये कहूँगा कि अभी 10% एंड यूज़र ही आया होगा, 90% इन्वेस्टर आया है। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं किसी को एडवाइस करूँगा तो मैं यही कहूँगा कि आप सोनीपत में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सोनीपत इनिशियली किसी भी सिटी को बचाने के लिए इन्वेस्टर पहुँचता है। इन्वेस्टर जब लोगों को दिखता है कि इसने इतना कमा लिया, इसने 1 साल पहले तो 70,000 में था, आज 1.5 लाख रुपए का रेट हो गया, डबल हो गए पैसे, तो उसके देखा देखी और लोग अट्रैक्ट होते हैं। जबकि वो 70 में था तो उसने पूरा पेमेंट दिया नहीं होगा, तोड़ के दे रहा, तो क्योंकि डेवलपमेंट पेमेंट प्लान जा रहा ये एक ह्यूमन साइकी है। है। अभी आप बात कर रहे थे मुंबई में हुआ, बैंगलोर में हुआ, जितने मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली में हुआ। दिल्ली में अपना तो कुछ भी नहीं है, सारे लोग बाहर से आए हैं। यस, अब जिन्होंने मिस उस चीज को कर दिया। Born and brought up in Delhi. I am also born and brought up in Delhi. Although I am from Punjab, I am born and brought up in Delhi. But वो साइकी ये है
कि उसने मुंबई में पैसा लगाया, उससे मेरे पास नहीं थे, मैं कुछ नहीं कमा पाया, पर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि ये यहाँ का मुंबई बन रहा है। तो अभी हम इसको बाइफरकेट वैसा कर सकते हैं। और सेकंड जो हम भाई बात कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी, जैसे दारूहेड़ा चौकड हो चुका है, गुड़गांव 2002 में जब बना तब कनेक्टिविटी नहीं थी, अब सोनीपत का टाइम है। जो मैंने आपको अभी 7 हाईवेज बताए हैं, NH44 एक ऐसी लोकेशन है, अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है तो वो एक लैंडमार्क खुद ही बन गई, क्योंकि जो भी बंदा, जो इंसान ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर और बाय रोड कर रहा है, वो यहीं से होकर जाएगा, कहीं और से होकर नहीं जाएगा। कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल। सेकंड, अभी हम कहीं गए थे, हम कहीं बैठे हुए थे, एक डिस्कशन चल रहा है कि NH44 अब बहुत जाम होने लगा है, अभी रैपिड रेल आ जाएगी तो और कंजस्टेड हो जाएगा। तो आपने वो चीज़ें समझी ही नहीं है। सोनीपत से सिर्फ 8 किलोमीटर पे बागपत है पीछे, अगर हम KMP से जाते हैं, ओके जहाँ पे दिल्ली देहरादून की कनेक्टिविटी है। शामली अम्बाला हाईवे जो कनेक्ट हो रहा है, जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सहारनपुर से ये आपका देहरादून और पंचकुला वाला हाईवे कनेक्ट हो रहा है। सिर्फ लोगों में अवेयरनेस नहीं है। दिल्ली कटरा हरियाणा वाला सेक्शन पूरा शुरू हो चुका है, पर लोगों को पता नहीं है उस बारे में। तो जब जब जैसे जैसे लोगों की समझ में आ जाएगा, अवेयरनेस आ जाएगी, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली NH44 पे आपका जो रश है वो कम हो जाएगा। True. और जिसको जिस एरिया में जाना है, ईस्ट दिल्ली वाले को अगर आज पंचकुला जाना है तो उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है NH44 पे, वो वहीं से वहीं सीधा पूरा निकल जाएगा। अगर गुड़गांव वाले को जाना है, वो दिल्ली कटरा वाला होते हुए अम्बाला में जाके कनेक्ट करेगा। तो जैसे ये अवेयरनेस और फैल जाएगी और लोगों को पता लग जाएगा, तो और ईज़ हो जाएगा। और सोनीपत, बीइंग सोनीपत, मतलब सोनीपत क्यों बन रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से बन रहा है। और सो यहाँ पे मेरे ख्याल से तीनों टाइप के लोग होंगे, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ब्राउन कॉलर जॉब, सब चीज़ें आ रही। मारुति के आने से सर, जो मारुति का 14th को आई थिंक इनॉग्रेशन ऑफिशियल, ऑल्दो प्लांट तो ऑपरेशनल है, 800 गाड़ियों का प्रोडक्शन पर डे हो रहा है, बट 14th को पीएम साहब, ऐसा न्यूज़ है कि ऑफिशियली ओपन इनॉग्रेट करने आएंगे। उससे क्या शहर को कोई इम्पैक्ट आएगा? जैसे सर अभी कह रहे थे कि मानेसर में मारुति का प्लांट आया है, गुड़गांव की कनेक्टिविटी नहीं थी, एंड आई थिंक जो गुड़गांव का पूरी डेवलपमेंट की स्टोरी जाती है वो मारुति को जाती है, मारुति उद्योग लिमिटेड को जाती है। उसके बाद फिर डीएलएफ ने बनाना शुरू किया, फिर गोल्फ कोर्स करके कोई चीज़ बनी, रोड बनी, फिर आईटी कंपनी साइबर सिटी 2001-2002 में बना, एंड फिर पीछे मुड़ के उस शहर ने देखा नहीं, मिलेनियम सिटी बोलते हैं। सो कितना इम्पैक्ट आएगा कि मारुति का प्लांट आने से यहाँ पे? Awareness. अवेयरनेस, ओके, When a PM steps into Sonipat ओके, and inaugurates a plant like Maruti, Okay. Sonipat comes on the national map. ओके, पूरी न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट होगा, सोनीपत का नाम आएगा, पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट सोनीपत इज एंड ऑटोमेटिकली रुझान बनेगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, आपकी कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत अच्छी है, एंड यू आर जस्ट नेबरिंग टाउन ऑफ दिल्ली, अ सैटेलाइट टाउन बेसिकली ऑफ दिल्ली। तो जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फुटफॉल बढ़ेगा, एंड इफ़ यू हैव थिंग्स रेडी टू एक्सेप्ट दैट फुटफॉल, आप उसको कैश इन कर लेंगे। क्योंकि कई बार कैसे शहर है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन तो आ जाते हैं लेकिन इंफ्रा नहीं होता है। तो यहाँ पे जब माइग्रेंट पॉपुलेशन आएंगे, मारुति के प्लांट में लोग जो काम करने आएंगे या एंसिलरीज में आएंगे, उनके लिए इंफ्रा डेवलपमेंट पहले से, जो आप कह रहे हो कि इतने सारे कनेक्टिविटीज़ हैं, मेट्रो का आना अपने आप में एक इंसिडेंट है, रैपिड रेल का आना अपने आप में इंसिडेंट, तो ये शहर तैयार है कि बाहर के जो लोग आएंगे उनको अकोमोडेट करने के लिए दिस सिटी इज़ रेडी टू बिकम। रेजिडेंस मूव करने का जब होता है तो आदमी ये देखता है कि क्या मेरी कनेक्टिविटी अच्छी है, मुझे वहाँ से ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या वहाँ मेरे बच्चों के स्कूल के पढ़ने के लिए एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्या वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। आप बेसिक चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढता है बिफोर ही मूव्स हिज रेजिडेंस। अगर ये सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल हैं, then it's a matter of seconds to take a decision of moving the residents. So Sonipat unfortunately has all those things. Excellent connectivity है, schooling है, hospitals हैं, law university है, सब कुछ है इस सोनीपत में. So which will enable people to move from polluted तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब माइग्रेंट पॉपुलेशन अगर यहाँ पे आता है तो सोनीपत शाहरुख खान के जैसे बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है कि आप आइए, सब चीज़ आपका तैयार है। चलिए, ग्रेट सर। नाउ विद दिस वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो मनसा हेरिटेज है सर, ये क्या प्रोडक्ट है ओवरऑल, क्या? और जबकि आप ये देख रहे हो कि ब्रांड लाइक हीरो, ब्रांड लाइक गोदरेज, एल्डेवो, दे आर कमिंग अप विद DDJY, दीनदयाल जन आवास योजना प्रोडक्ट। आपने कुछ अलग सा प्रोडक्ट दीनदयाल को ना चूज़ करके, क्योंकि शायद उन्होंने अफोर्डेबिलिटी को सोचा होगा कि लोग यहाँ पे आएंगे, तो आपने एक अलग प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, सारी चीज़ें, क्या ऐसा मन में था और क्या ये सब ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या है? अगर दर्शक हमारा जानना चाहते हैं कि मनसा हेरिटेज ओवरऑल प्रोडक्ट क्या है?
सर अगर आप जो लोग विजिट नहीं करना चाहते हैं और आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि यार इससे बढ़िया मैंने सुना नहीं कभी कोई चीज़ प्रोडक्ट। अगर आप रोहिणी से सोनीपत में मूव करोगे तो उसका बेसिक रीज़न क्या होगा? एक तो यार रोहिणी बहुत कंजेस्टेड लगता है मुझे, बहुत ही कंजेस्टेड लगता है, तो आई वुड लाइक कि यार ओपन ओपन हो, नंबर वन। नंबर टू, रोहिणी में पर्टिकुलरली मैं बात करूं, मैं पहले सेक्टर 9 भागीरथी अपार्टमेंट में था, तो CGHS है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, तो फैसिलिटी के नाम पे हमारे पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो अपनी सिक्योरिटी भी नहीं कर सकता है, तो लोग इसीलिए रोहिणी से उस तरफ गुड़गांव की तरफ मूव हुए या ईस्ट दिल्ली की तरफ मूव हुए, उन बेचारे के पास इधर था नहीं, चीज़ें थी नहीं। तो तुषार सर, ये सब बेसिकली दर्द हैं रोहिणी वालों के या पीतमपुरा वालों के या अशोक विहार वालों के, शालीमार बाग वालों के, कंजेशन और इम्यूनिटीज़ का ना होना। तो जो नया जनरेशन आ रहे हैं, वो नए जनरेशन सोशल मीडिया पे इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है, आई डोंट नो, दे आर वाचिंग सम यूट्यूब, कोई यूट्यूबर है अपने घर में शिफ्ट हो रहा है, पता नहीं क्या इम्यूनिटीज़ है, कंपाउंड में शिफ्ट हो रहा है, तो उस सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें, और पर्टिकुलरली सेक्टर 9 सेक्टर 13 अगर देखोगे तो CGHS ही हैं, ग्रुप हाउस, मतलब फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है, इम्यूनिटीज़ आपके पास नहीं है, तो ये वो कारण होगा कि शिफ्ट होना चाहेंगे। प्लस सिंस ये जो नया जनरेशन है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो जब वो हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाएं तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पीछे चाहिए कि मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे सिक्योर्ड हैं पास, तो ये है सर। तो बस यही मेरा आंसर है। अच्छा। आज अगर हम दीनदयाल की बात करते हैं, DDJY की बात करते हैं, ठीक है। 114 मैं तो शायद इनकी बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। आई एम बॉर्न इन दिल्ली, साउथ दिल्ली में रहता था। पूरी लाइफ मैंने स्विमिंग पूल नहीं देखा था, कोई क्लब नहीं देखा था, क्योंकि था ही नहीं आसपास, कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो अब जब आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स, तो मैंने सोच लिया था कि प्रोजेक्ट के अंदर सारी अम्यूनिटीज़ होनी चाहिए। आपको प्रोजेक्ट बाउंड्री से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ सोसाइटी के अंदर मिलना चाहिए। तो सो इन एवरी प्रोजेक्ट ऑफ आवर्स वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल क्लब, जहाँ पे आप एंड साथ में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड टाइट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ द मेजर इशू। वेयर पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, कोई ना कोई घर में देख लेता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा है घर में, मेड है, क्या सिक्योरिटी है? दूसरी चीज़, अगर मैं अपना घर 1 साल के लिए लॉक करके चला जाऊँ, तो जब मैं वापस आऊँ मुझे वैसे ही मिलना चाहिए। तो वो सिक्योरिटी भी चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो जाए। सो दोज काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एमिनिटीज़ हैव बिकम अ मस्ट इन अ सोसाइटी। ओके। बिल्कुल सर। तो ये आप कह रहे हो कि तो वो दीनदयाल में नहीं होगा जो आपके यहाँ पे है? अभी हम दीनदयाल की बात कर रहे थे, 114 से लेके 180 तक के अवेलेबल। अच्छा। 9 मीटर की सड़कें हैं, 9 मीटर की रोड में आप पाथवेज निकाल दो, बम्स निकाल दो, तो आपको जो आपका कम्यूटिंग एरिया है, कह लीजिए कितना मिलता? 4 मीटर, 5.5 मीटर। 5.5 लगा लो, तो 5.5 के अंदर अगर 2 गाड़ी बाहर खड़ी हो तो जाए, तीसरी पास नहीं कर पाएगी सर। तीसरी बारी अगर पास करी वो हॉर्न मारेगा, आप लोग बाहर होगे, जो हमारा डेली में हो रहा है। हाँ, अगर मुझे पैसा खर्च करके वापस ऐसी ही जगह पे जाना है, तो मैं रोहिणी में सही हूँ। ठीक बात है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी केम अप विद जनरल हाउसिंग। तो यहाँ पे डेंसिटी कम होती है, आप ये कहना चाहते हो कि डेंसिटी कम होती है, जैसे कि वहाँ पे दीनदयाल में दीनदयाल में डेंसिटी इज़ वेरी हाई। वेरी हाई, मतलब 1 एकड़ में अमूमन 20 से लेके 29 प्लॉट होते हैं। आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से डेंसिटी कम होती है 9 से 11 के आसपास। 9 से 11, ओके। 12 मीटर की रोड्स, अच्छा, ऑल रोड्स आर 12 मीटर, और उधर 12 मीटर, मिनिमम इज 12 मीटर। मिनिमम ओके। कैरेज वेज 8.5 मीटर। एंट्री जो है क्या, एक बार थोड़ा सा मनसा हेरिटेज समझा देते सर मुझे। तो मंशा हेरिटेज सबसे बड़ी एडवांटेज इस प्रोजेक्ट की है, वी आर बैंग ऑन द नेशनल हाईवे। NH44। ओके। उससे किसी भी प्रोजेक्ट में फर्स्ट थिंग इज़ लोकेशन, सेकंड थिंग इज़ लोकेशन, थर्ड थिंग इज़ लोकेशन। जैसे लोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर मुझे लग रहा है मैं विद्या बालन से बात कर रहा हूँ कि पिक्चर चलने के लिए 3 चीज़ें की बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसी प्रॉपर्टी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लोकेशन। जो आपने मेरे से पहले पूछा था कि मैं स्टार्टिंग में आया था या बीच में आया था, तो जो हमारा पहला कन्वर्सेशन हुआ था रेट्स को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो मैंने सबसे पहले आते ये कहा था, सब चीज़ें होल्ड करो, हम नए रेट पे बेचेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे, और ये प्रोडक्ट चलने वाला है, ये प्रोडक्ट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कमिंग बैक टू मंशा हेरिटेज, मेन एंट्री 24 मीटर की,
तकरीबन 4.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है उसके अंदर। वॉकवेज हैं जो थ्रू एंड थ्रू पूरी प्रॉपर्टी में जाएगा। 12 मीटर की रोड्स हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, सोनीपत की ओनली इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जिसके अंदर प्लॉट्स, फ्लोर्स विल बी कमिंग अप विद विलास, वी आर प्लानिंग फॉर हाई राइज एज वेल। तो एक कम्युनिटी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके सर, 70,000 के रेट से अप्रॉक्सीमेटली हम शुरू हुए थे, आज हम 1.5 लाख के टिकट साइज, 1.5 लाख के रेट पे हैं और वो भी सोल्ड आउट। तो मतलब फ्लोर्स लाने की क्या जरूरत है? वो जो प्लॉट इतना आसानी से बिक रहा है, तो क्या मन में विचार आया कि फ्लोर्स लाने का? आपने टाउनशिप को बसाने के लिए डेवलपर को कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। Habitation. हैबिटेशन लाने के लिए। ओके, अदरवाइज इट विल बिकम अ देयर आर सेट ऑफ कस्टमर्स, देयर आर फ्यू कस्टमर्स whom I met, वो कहते हैं कि भाई प्लॉट ठीक है, लेकिन मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में करता हूँ, स्टॉक में करता हूँ, आई नेवर इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, मैं एंड यूजर हूँ। तो अब कौन अप्रूवल लेने जाएगा, नक्शा बनवाएगा, कौन वहां पे जाएगा, ठेकेदार को करेगा और बनाएगा? तो मुझे बना बनाया चाहिए। तो देयर आर सेट ऑफ कस्टमर्स, इस टाइप के भी कस्टमर्स, वी नीड टू कैटर देम। पीपल हु डोंट हैव टाइम ओके, टू मेक देयर ओन हाउसेस, उनके लिए भी फ्लोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक। और जब भी प्लॉट के रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर एन ऑर्डिनरी मैन टिकट साइज बिकम्स टू हाई। यस, In that case, floors is the next option. Not only अफोर्डेबिलिटी, floors, built up area. यस, Like I said, you can will be coming up with high rise as well. We are planning for high rise, अल्ट्रा लग्जरी। ultra luxury. तो ये built कैन सोनीपत एब्जॉर्ब दैट? सोनीपत एब्जॉर्ब कर सकता है अल्ट्रा? अरे बोला सोनीपत के लोगों के लिए नहीं है, ये दिल्ली के लोगों को इनवाइट करने के लिए और सबसे बड़ी बात है, सोनीपत करेगा, सोनीपत भी करेगा। जब मैं यहाँ पे आया था तो लोकल सोनीपत के क्लाइंट्स मेरे पास नहीं आते थे। उनको एक मन में परसेप्शन था कि बहुत महंगा है, बाहर की साइड पे है, हाईवे पे है, सिक्योरिटी नहीं है। अब जब उन्होंने देखा पिछले 1.5-2 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, और तो चौंक गए होंगे कि यार क्या रेट कैसे बढ़े, क्या चल। सेकंड, आप सोनीपत सिटी में रह के भी उनको वो चीज़ें नहीं, बेसिक उनकी चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं जो हम एक सोसाइटी में दे रहे हैं। बहुत महंगी जगह पे रह रहे हैं, अच्छे पैसे उन्होंने खर्चे हैं, अच्छे सेक्टर है, सेक्टर 14 हैं, 15 हैं, सेक्टर 7 है, जहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छे हूज एंड हूज सोनीपत वहाँ पे रहते हैं। बट नाउ दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मूव आउट फ्रॉम द सिटी। उनको भी फैसिलिटीज चाहिए। ओके, देखो, टीवी और सोशल मीडिया हैज मेक पीपल अवेयर। उनको सबको दिख रहा है, वहाँ पे तो क्लब है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, और पेरेंट्स को भी दिख रहा है वहाँ सिक्योरिटी है। सो एवरीबडी वांट्स दैट फैसिलिटी। सो अगर आपके शहर में ही अगर वो ऑप्शन अवेलेबल है, सो व्हाई नॉट मूव। ट्रू। तो ये जो फ्लोर्स वगैरह आप ला रहे हैं, इट वुड बी ऑन अ फुल्ली फर्निश्ड कॉन्सेप्ट, मतलब मूवेबल आइटम्स को अगर हटा दो, फैमिली फर्निश्ड, मूवेबल आइटम नहीं मूवेबल आइटम्स नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। एंड सिर्फ फर्नीचर और कपड़े लेके आए हैं, बाकी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। ओके, और रेट अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ रुपए के आसपास, 175 स्टार्टिंग, 210 गज का स्टार्टिंग फ्रॉम 1.75। 1.75 के आसपास का ये रेट होगा, जहाँ पे एंड यूजर अपने को अपना कपड़ा लेके आएगा, फर्नीचर लेके आएगा और यहाँ पे रहना। अगर हम इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करें, हाँ, तो जो आज लैंड का रेट है, हाँ, उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी रेट्स नहीं है। ओके, जो हमारा रेट आज प्लॉट का 1.5 लाख रुपए गज है, और 210 गज का फ्लोर आपको सिर्फ 1.75 में मिल रहा है, विद ऑल द बेस्ट स्पेसिफिकेशंस इन द मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में, एंड विद ऑल फैसिलिटीज। हमने एक चीज़ और नोटिस की, व्हेन आई केम हियर आई आस्क्ड हिम यहाँ पे कितनी लाइट जाती है। फिर बोला 3-4 घंटे का कट तो लगता है। व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी, दीज आर 4 फ्लोर्स, स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स, नीचे पार्किंग है, 4 फ्लोर्स है, एंड देयर इज अ लिफ्ट। आप टॉप फ्लोर पे रहते हो और लाइट चली जाती है 1 घंटे के लिए, लिफ्ट तो काम नहीं करेगी। सो हाउ डू यू कम डाउन और गो अप? यू नीड अ पावर बैकअप। पावर बैक, 100% पावर। At that very moment, we decided that every flat should have 100% power backup. अगर आप लग्जरी देना चाहते हो, तो आपको 1 मिनट के लिए भी लाइट के लिए रुकना नहीं है। लाइट जाएगी, ऑटोमेटिकली जनरेटर विल स्टार्ट, यू विल गेट 100% पावर बैक। आपके एसीज भी चलेंगे, आपकी सारी लाइटिंग भी चलेगी, सब कुछ चलेगा, ड्रिफ्ट भी चलेगी। सो ऑल दीज फ्लोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे कॉल्ड आगमन फ्लोर्स। आगमन, ओके, सो दे आर फुल्ली लोडेड एंड विद पावर बैकअप and lift. And with a beautiful payment plan, I suppose 30, 20 and 50. 30% now, 20% on structure and 50% on position. सर आपके कन्विक्शन पे मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ कि 2.25 करोड़ रुपए में हम अगर फ्लोर पे एंटर करेंगे तो क्या हम प्रॉफिट बना पाएंगे एज एन इन्वेस्टर, एज एन यूजर,
whatever you are giving sir, so जिस घर में आप रह रहे हो ना वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, और आपने नाम भी आगमन रखा हुआ है, ठीक है। तो घर सिर्फ कहते हैं ना ईंट दीवारों कंक्रीट से नहीं बनती है, इमोशन से बनता है, तो इसको रहना है गुड। फॉर एन इन्वेस्टर, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, दोज हु मिस द ट्रेन प्लॉट क्योंकि बहुत महंगा हो गया, तो अगर फ्लोट में उसी टिकट साइज में आना चाहता है तो क्या वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता है या बहुत ओवर प्राइस पे एंटर कर रहा और हो? आज सुबह बैठ के हम लोग एक बात कर रहे थे कि मेरी टीम को पैसे नहीं चाहिए, हाँ, मेरी टीम Correct. को एक इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए। आज पोस्ट कोविड हम लोग पहले क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा गोवा चले जाते थे, और अच्छा हुआ तो अपना साउथ दिल्ली इंडिया में कहीं चले जाते थे। सेम पैकेज में सेम खर्चे में आज दुबई का ट्रिप आता है। बिल्कुल। लोग कहते हैं इंटरनेशनल ठप्पा तो लग रहा है, बाहर चलते हैं। उसी पैसे में जो आपने दिल्ली में खर्चना है और फिर उसी कंजस्टेड एरिया में रहना है, पार्किंग के लिए आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो, नीचे कोई और गाड़ी लगा के अपनी स्कूटियाँ खड़ी कर देते हो कि मेरी जगह पे गाड़ी ना खड़ी कर जाए, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये वही हो गया ना, लोकल इंडियन ट्रिप ना लग के आएगा, आपने एक इंटरनेशनल ट्रिप ले लिया, ठीक बात। खर्चा उतना ही आया, चीज़ उससे अच्छी मिल गई, तो और क्या चाहिए। तो यानी आप कह रहे हो कि जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होता चला जाएगा, लोग मूव करेंगे, तो इसमें भी अप्रिशिएशन मिलेगा। तो मतलब 101% मिलेगा। नॉट दिस जस्ट अ बिगनिंग। अभी प्लॉट के रेट बढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है फ्लोर्स के रेट यही रहेंगे? पोर्शनेटली फ्लोर्स के रेट भी बढ़ेंगे इवन फॉर अ इन्वेस्टर। बिकॉज जिस साइज पे आप बना रहे हो उस साइज पे अगर आप नॉर्थ दिल्ली में अगर आप देखोगे तो 7-7 8-8 करोड़ की फ्लोर्स हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप एरिया है, वो बहुत बड़ा गैप एरिया। आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली 210 का 3+1 रूम, 3 बेडरूम प्लस 1, इससे बड़ी चीज़ किसी को चाहिए ही नहीं है। ठीक बात। मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, रीजनेबल भी है और सब चीज़ें भी आपको मिल रही हैं उसके अंदर, तो उससे बड़ी चीज़ आपको और क्या चाहिए। प्लस कम्युनिटी लिविंग, प्लस कम्युनिटी, पूरी गेटेड कॉलोनी है, कंप्लीट स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग लॉन टेनिस कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट आ रहे हैं, 2 पिकल बॉल कोर्ट आ रहे हैं, 2 क्रिकेट पिच बना रहे हैं विद बॉलिंग मशीन, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है। सर आप मुझे शिफ्ट होने के लिए उकसा रहे हो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप शिफ्ट होने के लिए उकसा रहे हो। अब आप प्रोग्राम बना ही लो। मुझे ये पता लग गया पॉडकास्ट के बाद मेरे पास एक क्या कार है। चलिए ग्रेट है सर, ग्रेट है। चलो दैट्स सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और क्योंकि आप एक ही अवेलेबल है यहाँ पे, बिकॉज जनरल टाउनशिप में आप एक ही अवेलेबल हैं और डिमांड वर्सेस सप्लाई का यहाँ पे गैप है, तो डेफिनेटली मैं भी। और मैंने अपना बचपन का जो मैंने मिस किया है वो यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे, अ ब्यूटीफुल क्लब विद अ स्विमिंग पूल। ग्रेट, सो दिस ऑल एमिनिटीज गुड। नाउ सर इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट के अलावा कंपनी के और क्या फ्यूचर प्लान्स है आगे? जैसे सपोज कि कोई कंपनी के साथ, बिकॉज सी जो आज डीएलएफ काम कर रहा है या बाकी कंपनीज काम कर रही है, वो इसीलिए काम कर पा रहे हैं बाकी, उनका ना एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उनके इन्वेस्टर्स ने उनसे बहुत पैसा कमाया, तो उनका कहीं पे भी लॉन्च आता है तो तुरंत रेडी रहते हैं। सिमिलरली मनसा ने भी लोगों को बहुत अप्रिशिएशन दिखाया है, बहुत अप्रिशिएशन दिया है, कमाया। नाउ वो इन्वेस्टर अब आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो क्या फ्यूचर विजन्स वगैरह है, क्या अपकमिंग हमारे प्रोजेक्ट हैं कि वो तैयार रहें वो लोग? आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑलवेज मूव्स विद द कंपनी। हमारे भी बहुत लॉयल कस्टमर्स थे जो फरीदाबाद में थे जब हमने सोनीपत लॉन्च किया, सो दैट लॉबी केम विद अस। इनिशियली दे वर द फर्स्ट वंस टू मूव इनटू आवर सोनीपत प्रोजेक्ट। उन्होंने जैसे जैसे प्राइस बढ़ी एग्जिट लिया, एंड वी हेल्प देम इन एग्जिटिंग, एंड देन अदर पीपल हैव स्टेप्ड इन। दैट्स हाउ द बिजनेस ग्रोज। आवर विजन इज टू बिकम अ पैन इंडिया कंपनी। वी स्टार्टेड विद फरीदाबाद, we moved to Palwal. Now we have done projects in Karnal. We are doing a project in Sonipat. We want to go to Yamunanagar, Panchkula, Chandigarh. So Yamunanagar is in pipeline? It is already under negotiation. Under negotiation. So there are chances that next we can move to this Yamunanagar. We should find All tier 2 cities, sir? As Tushar sir said, no tier 2, no tier 3. So पैसा जहाँ इंसान बना रहा है उसके लिए तो tier 1 वही है ना? So और मुझे लगता भी नहीं कि अब सच में जो तुषार सर ने कहा कि tier 2 सिटी कोई रह पाएगा, बिकॉज जो कनेक्टिविटी की बात आप कर रहे हो, so there is a process called reverse migration. It has started happening. कि जो मेरठ के लोग यहाँ पे रहते थे, आगरा के लोग जो दिल्ली में रहते थे, पहले दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे, छोटी सी एरिया में रह रहे थे। रैपिड रेल बनने के बाद दे मूव बैक टू मेरठ एंड दे आर कम्यूटिंग एवरी डे फ्रॉम देयर। Same thing is going to happen here. People who have already moved to Delhi and the infrastructure अच्छा हो जाएगा, they will come back to Sonipat and up to Karnal. okay. The reverse migration has to happen, So and that will help Delhi to decongest. ठीक,
सो इस तरीके से आप ये कह रहे हो कि अब कोई टियर 2 सिटी बचा नहीं, तो जहाँ पे भी टियर 2 सिटी नहीं, अनएक्सप्लोर्ड मार्केट वी कैन से। ओके सेकंडली, पास देखते हो मंशा का, नाउ मंशा हैज़ बिकम अ ट्रेंड सेटर। फरीदाबाद में बिल्डर फ्लोर्स का ट्रेंड सेट किया, यहाँ पे प्लॉट्स का किया, अभी हाई रेस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। एंड हाई राइज भी जो हम ला रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में ला रहे हैं। सेम गोस विद यमुनानगर और पंचकुला वेयर वी कम, तो वो भी एक ट्रेंड सेटर हो जाएगा कि वहाँ पे भी ऐसी चीज़ नहीं है, हमने वो चीज़ ला के दे दी है, जो हम जनरल हाउसिंग की पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ प्लान है हमारा कि हम जहाँ भी जाएं थोड़ा सा हटके करें और वो नाम उसी में बन पाएगा। और एक चीज़ है आपकी कि एक तो ट्रेंड सेट आप करते हो, लेकिन आप जो सर ने कहा था ना विद्या बालन वाली बात, लोकेशन नहीं छोड़ते आप लोग, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट लोकेशन देयर एज वेल। ऑलवेज टारगेट द बेस्ट क्राइटेरिया लोकेशन। ही वो है किसी भी प्रोजेक्ट को लोकेशन लाने का। लोकेशन लोकेशन क्राइटेरिया ही वो है, लोकेशन समझ में आएगी तो हम्म, आएंगे, नहीं हम्म। तो कुछ भी हो हमने नहीं आना। ओके ओके ओके। सो बेसिकली आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हमने डिस्कशन किया, वो डिस्कशन किया मनसा ग्रुप एज अ कंपनी होल, कि कहाँ से ग्रुप शुरू हुआ था और कैसे इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के दिया है, और कैसे लॉन्ग टर्म में इनके साथ लोग जुड़े हैं। इनका एक प्रोजेक्ट है मनसा हेरिटेज, जो तुषार जी के सौजन्य से ऑलमोस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट सोल्ड आउट है। नाउ दे आर कमिंग अप विद फ्लोर्स, बिल्डर फ्लोर्स। उसका रीज़न ही सिर्फ ये है, जैसा आशीष सर ने बताया, कि किसी भी प्रोजेक्ट के जो स्पाइन होता है, बैकबोन होता है, वो उसका हैबिटेशन होता है। सो बिल्डर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। कि बहुत सारे डेवलपर हैं जिन्होंने बना के डिलीवरी कर दिया। बहुत सारे आप डीडीए के प्रोजेक्ट्स देखोगे, हुडा के प्रोजेक्ट देखोगे, उन्होंने खाली प्लॉट बेचा, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। तो द डेवलपर इज टेकिंग पेन कि यहाँ पे लोग आएँ, आबादी बसे, और ये सारी चीज़ें हुई। साथ में हमने एज अ सोनीपत एज अ होल डिस्कस किया एज अ सिटी, कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दुरुस्त है, 8-8 हाईवे है, और जब मारुति उद्योग लिमिटेड उनके एंसिलरीज के जो एम्प्लॉयज़ आएंगे या बाकी कंपनीज़ के जब लोग आएंगे, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए ये शहर बहुत ऑलरेडी तैयार है। और इसके अलावा जो कंपनी का फ्यूचर विजन है, वो ये और भी सिटीज़ को एक्सप्लोर करने का, एज पर तुषार सर, अनएक्सप्लोर्ड मार्केट लाइक यमुनानगर और पंचकुला एक्सप्लोर करने का है। तो ये कंपनी के विजन्स हैं। और सो थैंक यू सो मच आशीष सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए एंड यू हैव इनलाइटेंड अस, और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी की। थैंक यू सो मच तुषार सर। ठीक है कि जिस नज़रिए से आप सोनीपत को देखते हो, शायद हम नहीं देख पाएंगे खुद, तो हमने अब आपको सरेंडर किया है कि आपके नज़रिए से अब हम देखना शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।